Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.1 इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सेट्रा। अब देखिए, युद्ध के वजह से या बाहरी जो लोग हमारे देश का पर आक्रमण करते हैं, उसके वजह से जब आपातकालीन स्थिति आती है तब क्या होता है। प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन for dealing with extraordinary situation that may threaten the peace, security, stability and governance of the country or a part thereof। हमारे संविधान में संशोधन किया हुआ है, ठीक है। हमारे संविधान में प्रोविजंस है कि जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जो कि हमारे देश के शांति को, सुरक्षा को, स्टेबिलिटी, हमारे देश के सरकार को या हमारे देश के किसी हिस्से पे अगर कोई आपदा आएगी तो उस समय क्या करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और क्राइसिस सिचुएशन दैट आर एनविसेज्ड। 3 प्रकार के ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण स्थितियां हैं या ऐसे संकट की स्थितियां हैं जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है। यहाँ पे एक शब्द है एनविसेज्ड, उसका मतलब क्या होता है, परिकल्पना की गई, मतलब जिसके बारे में आप सोचे हैं, प्री अज्यूम करना कि हाँ इस प्रकार का परिस्थिति आ सकता है। फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हैज बीन कमिटेड और देयर इज अ थ्रेट ऑफ द सेम or if internal disturbance amounting to armed rebellion takes place। सबसे पहला क्या है, या तो युद्ध की परिस्थिति हो, या तो बाहर से आक्रमण हो सकता है आपके देश में, या आपको ऐसा लगे कि हाँ खतरा है इस प्रकार का कुछ। दूसरा, जब आपके देश में रहने वाले लोग ही आपके खिलाफ हो जाएं, देश के खिलाफ हो जाएं। सेकेंड, when it becomes impossible for the government of a state to be carried on in accordance with the constitution। दूसरा ये, जब किसी राज्य सरकार के लिए यह नामुमकिन हो जाए कि वह संविधान के हिसाब से अपने राज्य को चला सके। एंड थर्ड, इफ द क्रेडिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री इज थ्रेटेंड। और तीसरा, जब किसी देश का आर्थिक जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, अगर वो खतरे पे आ जाए, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थिरता। In each case, the president may issue a proclamation with varying consequences। हर एक परिस्थिति में, आप जो यहाँ पे तीनों जो परिस्थिति देखे हैं, इसमें जो राष्ट्रपति है वह यह घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, कि अब इमरजेंसी का समय आ गया है। In this section, we will discuss the emergency caused by war, etc., popularly known as the national emergency। अब जो हम लोग भाग पढ़ेंगे उसमें हम लोग जिस आपातकालीन परिस्थिति की बात करेंगे वह युद्ध का जब समय होता है तब होता है, ठीक है। इसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति कहते हैं। 9.1.1 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। जब राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा की जाती है हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। The Constitution of India has provided for imposition of emergency caused by war, external aggression और internal rebellion। जो भारतीय संविधान है वो हम लोग को यह बताए हैं कि जब युद्ध के वजह से या बाहरी आक्रमण के वजह से या अगर ऐसे हो कि आपके ही देश के लोग अगर विद्रोही हो जाएं तो उस परिस्थिति में क्या करना है उसके बारे में दिया हुआ है। This is described as the national emergency। ये जो परिस्थिति है युद्ध की, बाहरी आक्रमण की, या आपके अपने देश के जो नागरिक है वो विद्रोही हो जाएं, तो इस परिस्थिति को नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति कहते हैं। This type of emergency can be declared by the President of India if he is satisfied that the situation is very grave and the security of India or any part thereof is threatened or is likely to be threatened either by war or external aggression or by armed rebellion within the country। तो यह जो आपातकालीन स्थिति है, यह जो इमरजेंसी सिचुएशन है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा
घोषित की जा सकती है अगर वह इस बात को समझते हैं, अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड होते हैं कि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है, अब भारत का जो सुरक्षा है उस पर बात आ गया है या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा पे बात आ गया है, चाहे वो कैसे भी हो, युद्ध के जरिए हो या बाहरी आक्रमण के जरिए हो, या तो आपके ही देश के नागरिक अब विद्रोही हो गए हैं, वो अपने हाथों में हथियार ले लिए हैं. द प्रेसिडेंट कैन इशू सच अ प्रोक्लेमेशन इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ वॉर और अग्रेशन. अब जो राष्ट्रपति हैं वो इस नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति की घोषणा तब भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है या लोग विद्रोही हो सकते हैं. According to the 44th Amendment of the Constitution, the President can declare such an emergency only if the Cabinet recommends in writing to do so. अब जो 44th Amendment जो संशोधन किया गया हमारे संविधान में, उसमें यह है कि राष्ट्रपति तभी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं जब कैबिनेट इस बात की रिकमेंडेशन देता है लिखित में. Such a proclamation of emergency has to be approved by both the houses of parliament by absolute majority of total membership of the houses as well as 2/3 majority of members present and voting within 1 month, otherwise the proclamation ceases to operate. अब यह जो घोषणा है आपातकालीन की, ये तभी मानी जाएगी जब दोनों हाउस में, विधानसभा और राज्यसभा दोनों संसद में मेजॉरिटी मिले, जितने लोग वहाँ पे उस समय प्रेजेंट हैं उसके 2/3 वोट मिले, ठीक है, और 1 महीने के अंदर ही ये वोटिंग हो, नहीं तो यह जो घोषणा है यह लागू नहीं होगी. इन द केस ऑफ लोकसभा स्टैंड्स dissolved at the time of proclamation of emergency or it is not in session, it has to be approved by the Rajya Sabha within 1 month and later on by the Lok Sabha also within 1 month of the start of its next session. अब मान लीजिए अगर लोकसभा उस समय काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उस समय लोकसभा का कार्य समय नहीं है, ठीक है, तो ये जो घोषणा की गई है, ठीक है, इसको किससे अप्रूव करना होगा? राज्यसभा से अप्रूव करना होगा 1 महीने के भीतर, और लोकसभा का जब सेशन चालू होगा तब उसके स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर ही ये घोषणा को वोटिंग के द्वारा अप्रूव करवाना होगा. Once approved by the parliament, the emergency remains in force for a period of 6 months from the date of proclamation. एक बार जब संसद में इमरजेंसी आपातकालीन की परिस्थिति को मान लिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है, तो यह जो आपातकालीन की परिस्थिति है यह 6 महीने तक रहती है. जिस तारीख को यह घोषणा की गई है उस तारीख से 6 महीने तक ये रहती है. In case it is to be extended beyond 6 months, another prior resolution has to be passed by the parliament. अगर इसको 6 महीने और बढ़ाना है तो इसके लिए फिर से पहले से एक रिजोल्यूशन पास करना होता है संसद से. In this way, such emergency continues indefinitely. अब इस तरह से ये 6 महीना आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा. तो ये परिस्थिति जो आपातकालीन की परिस्थिति है ये चलता ही रहता है. But if the situation improves, the emergency can be revoked by another proclamation by the President of India. अगर मान लीजिए परिस्थिति ठीक हो जाता है तो ये जो आपातकालीन की स्थिति है इसको हटा ली जाती है एक और घोषणा करके हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपति द्वारा. The 44th Amendment of the Constitution provides that 10% or more members of the Lok Sabha can requisition a meeting on the Lok Sabha, and in that meeting it can disapprove or revoke the emergency by a simple majority. जो हमारा 44वां संशोधन हुआ 44th अमेंडमेंट, किसमें? हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यह देते हैं कि 10% या उससे ज़्यादा जो संसद लोकसभा के जो सदस्य हैं वह एक मीटिंग रख सकते हैं लोकसभा का, और उस मीटिंग में वो लोग एक सिंपल मेजॉरिटी से इस इमरजेंसी आपातकालीन के परिस्थिति को हटा सकते हैं. और अगर मान लीजिए 10% या उससे ज़्यादा लोग लोकसभा की मीटिंग रखते हैं तो वो मिलके इस आपातकालीन की परिस्थिति को
इनऑपरेटिव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इन आवर कंट्री 3 times so far। अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति हुई है। For the first time, emergency was declared on 26 October 1962 after China attacked our borders in the northeast। सबसे पहला जो आपातकालीन परिस्थिति आया वो कब आया था? 26 अक्टूबर 1962 में, जब चाइना नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स में आक्रमण किया था। दिस नेशनल इमरजेंसी लास्टेड टिल 10 January 1968, लॉन्ग आफ्टर द हॉस्टिलिटीज सीज्ड। अब यह जो राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति थी ये 10 जनवरी 1968 तक रही, ठीक है, बहुत दिनों बाद, जबकि जो हॉस्टिलिटीज़ थे उनको सीज कर दिया गया। अब देखिए, हॉस्टिलिटीज़ एक वर्ड है, हॉस्टिलिटीज़ इसका मतलब क्या हुआ? शत्रुता, ठीक है। जो युद्ध के कार्य थे वो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये नेशनल इमरजेंसी काफ़ी समय तक लागू रहा। For the second time, it was declared on 3rd December 1971 in the wake of the Second India-Pakistan War and was lifted on 21 March 1977। दूसरे बार जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 दिसंबर 1971 में आया, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है, और यह 21 मार्च 1977 तक रहा। While the second emergency on the basis of the external aggression was in operation, third national emergency called internal emergency was imposed on 25 June 1975। जब सेकेंड इमरजेंसी चल रहा था उसी दौरान इंटरनल इमरजेंसी, मतलब अपने ही देश के लोग विद्रोही हो गए थे, तो 25 जून 1975 में इंटरनल इमरजेंसी भी लागू कर दी गई। वो हमारे देश में तीसरी इमरजेंसी थी। दिस इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब ये जो तीसरा आपातकालीन स्थिति आया वो आंतरिक, देश के अंदर के जो नागरिक थे उनके ही विद्रोह के वजह से आया। Internal disturbance justified imposition of the emergency despite the fact that the government was already armed with the powers provided during the second national emergency of 1971, which was still in operation। अब देखिए, जो आंतरिक डिस्टर्बेंस आया, इंटरनल डिस्टर्बेंस आया, आपके ही देश के लोग विद्रोही हो गए, ठीक है, इससे इमरजेंसी लागू हो गया। और जो सरकार था, जो सरकार के लोग थे, वो लोग पहले से ही उनके पास ये शक्तियां थी, उनके पास पावर्स था, ठीक है, क्योंकि उस समय सेकेंड नेशनल इमरजेंसी लागू था 1971 से। 9.1.2 इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी आया उसका क्या क्या इफेक्ट्स हुआ वो देखिए। The declaration of national emergency has far-reaching effects both on the rights of individuals and the autonomy of the states in the following manner। अब जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा की गई, इसका बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, दोनों, एक व्यक्ति के अधिकारों में भी और एक राज्य का स्वराज्य की स्थिति में भी। The most significant effect is that the federal form of the constitution changed into unitary। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव यह पड़ा कि हमारा संविधान जो कि एक संघीय रूप था उसका, वह एक एकता में बदल गया। The authority of the center increases and the parliament assumes the power to make laws for the entire country or any part thereof, even in respect of subjects mentioned in the state list। अब जो स्टेट लिस्ट था, जो स्टेट का क्षेत्र था, उसका भी कानून सेंटर बनाने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो शक्तियाँ था, अधिकार था, उसको बढ़ा दिया गया हमारे संसद द्वारा। The President of India can issue directions to the states as to the manner in which the executive power of the state is to be exercised। अब जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वह जो राज्य सरकार है उसको डायरेक्शंस देने लगे, ठीक है, कि किस तरह से उनको काम करना है, ठीक है, किस तरह से राज्य को चलाना है। During this period, the Lok Sabha can extend its tenure by a period of 1 year at a time। अब इस समय जो लोकसभा का जो काम करने का समय था, जो टेन्योर था, उसको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। बट द सेम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। अब लेकिन जब यह घोषणा
हटा दिया गया 6 महीना बाद, ठीक है, तब लोकसभा का काम को और एक्सटेंड नहीं किया जा सका. द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबलीज कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड इन द सेम मैनर. अब जो स्टेट असेंबलीज था उसका भी जो समय काल था कार्य का, उसको भी इसी तरह से बढ़ाया गया. During emergencies, the President is empowered to modify the provisions regarding distribution of revenues between the unions and the states. अब आपातकालीन के परिस्थिति में, आपातकालीन के समय में जो राष्ट्रपति थे उनके पास यह शक्ति थी कि उनके पास यह प्रावधान था कि वह जो इनकम है, जो पैसा है, वो कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटेंगे. The fundamental rights under Article 19, about which you have already learnt are automatically suspended, and this suspension continues till the end of the emergency. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे के वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है. तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो हटा दिए गए. कब तक? जब तक ये आपातकालीन की परिस्थिति लागू रही. But according to the 44th Amendment, freedoms listed in Article 19 can be suspended only in the case of proclamation on the ground of war or external aggression. लेकिन 44th जो अमेंडमेंट हुआ उसके अनुसार जो आज़ादी है, ठीक है, हर एक इंसान का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसको आज़ादी मिले. अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंदर वो तभी हटाया जा सकेगा जब या तो देश युद्ध कर रहा है या बाहरी आक्रमण हुआ है देश के ऊपर. From the above discussion, it becomes quite clear that emergency not only suspends the autonomy of the state, but also converts the federal structure of India into a unitary one. अब ये जो हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े, इससे हम लोगों को क्या पता चला कि जब भी कभी आपातकालीन की परिस्थिति आती है तो किसी राज्य का स्वराज्य, उसका अपना जो रूप है, ठीक है, उसका जो ऑटोनॉमी है, स्वशासन, जो उसका खुद का अधिकार है, वह उससे छिना जाता है, ठीक है, ले लिया जाता है. और भारत का जो संघीय संरचना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो बदल के एक यूनिटरी बन जाता है. मतलब वह एक बन जाता है, पूरा देश एक होकर काम करता है, ठीक है. एक ही सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश को चलाती है. Still it is considered necessary as it equips the union government with vast powers to cope up with the abnormal situation. अभी भी इसको ज़रूरी माना जाता है क्योंकि जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं जब भी कोई आपके पास आपातकालीन परिस्थिति या असाधारण परिस्थिति आती है. The exigencies of the situation prevailing in the period 1975 to 77 necessitated certain changes in the constitution regarding emergency provisions. आप देखिए 1975 से जो परिस्थिति रहा है, ठीक है, उसमें यह ज़रूरत देखा गया. एक्सीजेंसीज का मतलब क्या होता है? ये ज़रूरत पाया गया कि कुछ बदलाव किया जाए हमारे संविधान में, जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है, आपातकालीन जो परिस्थितियां हैं, अब जो प्रावधान है. Therefore, the 44th Amendment was passed on 30th April 1979 to strengthen the democratic feature of the Indian Constitution and to protect citizens' rights even during the national emergency. इसलिए जो 44th Amendment था, 44वां संशोधन था हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, वह 30 अप्रैल 1979 को बनाया गया ताकि हमारा जो लोकतांत्रिक विशेषता है उसको और मजबूती मिले भारतीय संविधान में, और हमारा जो अधिकार है, ठीक है, जो एक नागरिक का अधिकार है, जो उसका प्रोटेक्शन का अधिकार है, वह भी उसके साथ बना रहे जब वह किसी राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति में हो.